महान देश अपनी सीमाओं पर बसता है, ऐसा कहा जाता है। भीतरी इलाके हमेशा अच्छी तरह से संभाले जा सकते हैं। राजधानी शहर दिखावटी हो सकते हैं। हालांकि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग खुश होते हैं और सीमाएं सुरक्षित और अच्छी तरह से बचावित होती हैं, तो ये सुशासन को दर्शाता है। नमस्कार और आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों की जो जटिलताएं हैं और उनसे जुड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास द प्रिंट में छपा एक विश्लेषण है जो लद्दाख, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम जैसे आप कह सकते हैं संवेदनशील इलाकों की मौजूदा स्थिति पर काफी रोशनी डालता है। हाँ, ये काफी विस्तृत विश्लेषण है। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही अहम है। मतलब मेंस के लिहाज से देखें तो आंतरिक सुरक्षा, शासन, प्रीलिम्स के लिए भी कई बिंदु है इसमें। बिल्कुल। और आम जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि सीमावर्ती इलाकों में चल क्या रहा है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक एक करके देखें, समझें कि उनके मायने क्या हैं। जी। हम शुरुआत करेंगे लद्दाख से, जहां हाल में कुछ अशांति हुई। फिर मणिपुर के हालात देखेंगे जो काफ़ी दुखद है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नागालैंड समझौते की जो मुश्किलें हैं उन्हें समझेंगे, और आखिर में मिजोरम में जो शरणार्थियों का मुद्दा है उस पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों का महत्व क्या है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा शुरू में कहा, देश की ताकत उसकी सीमाओं से दिखती है। हाँ। भारत की सीमाएं तो बहुत लंबी हैं। 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीनी सीमा 7 देशों से मिलती है। फिर 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा तटरेखा है। तो इन इलाकों की स्थिरता जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। और विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है, जो मुझे लगता है जरूरी है, कि हाँ, पड़ोसी देशों की भूमिका हो सकती है इन समस्याओं में, इनकार नहीं किया जा सकता। जी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की जो अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनके प्रति अगर हमारा रवैया थोड़ा असंवेदनशील हो, तो वो भी मौजूदा समस्याओं को बढ़ा सकता है या नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। हाँ, या नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है जिसे साधना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए अब सीधे लद्दाख पर आते हैं। विश्लेषण के अनुसार ये वो जगह थी जिसे हम सब आमतौर पर शांत, खूबसूरत मानते थे, और वहां के लोग बेहद वफादार। जी हाँ, देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले महीने 24 सितंबर की घटना है जब पुलिस गोलीबारी हुई। 4 लोगों की जान गई, करीब 80 लोग घायल हुए। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनकारी राज्य का दर्जा मांग रहे थे और लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण। और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। ये 6ठी अनुसूची की मांग अहम है यहाँ। आदिवासी क्षेत्रों को जो विशेष अधिकार मिलते हैं अपनी जमीन, संस्कृति बचाने के लिए। हाँ, वही। और इसी संदर्भ में सोनम वांगचुक, जो इन मांगों के लिए 35 दिन की भूख हड़ताल पर थे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और एनएसए लगा दिया गया। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। तो जो एक शांत यूटी था वो अचानक उथल-पुथल का केंद्र बन गया। यहाँ एक क्या कहते हैं, विरोधाभास भी है, जैसा विश्लेषण बताता है। जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा था, तो लद्दाख के बौद्ध समुदाय ने तो इसका स्वागत किया था। हाँ, उन्हें लगा था कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर बेहतर होगा। जी, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पहचान, उनका विकास, उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे स्वायत्तता में कमी और वो जो विशेष सुरक्षा उपाय थे, उनके अभाव की भावना पनपने लगी। और डर किस बात का? डर इस बात का कि लद्दाख की जो नाजुक पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, उसका कहीं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण या पर्यटन के नाम पर शोषण न हो जाए और बाहरी लोग जमीन और नौकरियों पर कब्जा न कर लें। ये डर बैठ गया। हाँ, और सोनम वांगचुक लगातार यही चिंताएं उठा रहे थे, बड़े प्रोजेक्ट्स के असर को लेकर। विश्लेषण में लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि नौकरियों की कमी और स्थानीय हिल काउंसिल्स का लगभग बेकार हो जाना ये भी बड़े कारण थे। हाँ, ये तो जमीनी मुद्दे लगते हैं। ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें अगर सरकार ध्यान से सुने तो शायद हल निकल सकता है बातचीत से। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि सिर्फ 3 लाख की आबादी है तो पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दे? हाँ, ये तर्क आता है।
लेकिन विश्लेषण एक दिलचस्प तथ्य याद दिलाता है। जब 1963 में नागालैंड राज्य बना था, तब उसकी आबादी भी लगभग इतनी थी, 3 लाख के करीब। अच्छा। तो ये सिर्फ आबादी का ही सवाल नहीं है, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना भी शामिल है। एक और संवेदनशील मुद्दा जो विश्लेषण उठाता है वो है सोनम वांगचुक और राष्ट्र विरोधी होने के आरोप। उनके कुछ बयानों को आपत्तिजनक माना गया है। जी। लेकिन विश्लेषण यहाँ एक तुलना करता है। जैसे नागा नेता थुइनलेंग मोएवा के कुछ पुराने बयानों का जिक्र है, जहां उन्होंने नागा झंडे, संविधान पर कोई समझौता न करने या भारत में विलय न करने की बात कही थी। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में रहे थे। पर विश्लेषण कहता है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक दोहरे मापदंड का सवाल उठता है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। और ये भी देखने वाली बात है कि सोनम वांगचुक के जो विरोध प्रदर्शन के तरीके रहे हैं, जैसा विश्लेषण बताता है, वो ज्यादातर गांधीवादी रहे हैं। हाँ, 2023 में दिल्ली चलो, फिर आमरण अनशन, फिर ये 35 दिन की भूख हड़ताल। जी। तो ये स्थिति कानून कैसे लागू किया जा रहा है, उसमें एकरूपता है या नहीं, इस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो कुल मिलाकर विश्लेषण का सार ये है कि लद्दाख के मामले में थोड़ा मरहम लगाने की, संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं और ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की बात हो रही है। हाँ, ये सकारात्मक कदम है। विश्लेषण ये भी सुझाव देता है कि केंद्र को वांगचुक के प्रति अपने रवैये पर शायद पुनर्विचार करना चाहिए। जो हिल काउंसिल्स निष्क्रिय हो गई हैं, उन्हें ताकत देनी चाहिए, एक स्थानीय लोक सेवा आयोग बनाना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कोई ठोस चार्टर बनाना चाहिए। जी, ये कुछ ठोस सुझाव हैं। लद्दाख की इस जटिल स्थिति से अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, मणिपुर, जहां विश्लेषण के मुताबिक हालात कहीं ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, मणिपुर की स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। 3 मई 2023 को जो जाति हिंसा भड़की मैतेई और कुकीज़ो समुदायों के बीच, उसने एक ऐसा विभाजन पैदा कर दिया है जिसे भरना बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। अनुमान है कि 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। ये आंकड़े भयावह हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा भी किया संघर्ष शुरू होने के करीब 2.5 साल बाद, 13 सितंबर 2025 को विश्लेषण की तारीख के अनुसार। जी। और 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास पैकेज भी घोषित किया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शायद इससे लोगों में कोई खास उत्साह नहीं जागा है। हाँ, लगता है कि विश्वास बहाली के लिए पैकेज से ज्यादा कुछ और चाहिए। यहाँ जो मुख्य टकराव है वो ये कि मैतेई समुदाय राज्य की भौगोलिक अखंडता पर जोर दे रहा है और कुकीज़ो समुदाय अपने लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई चाहता है, शायद अलग विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल। तो विश्लेषण यही कहता है कि केंद्र सरकार को एक लंबी अवधि की रणनीति बनानी होगी, सिर्फ पैकेज नहीं, एक ऐसी रणनीति जो दोनों समुदायों की पहचान, उनकी सुरक्षा, क्षेत्रीय स्वायत्ता और हाँ, अवैध प्रवासन जैसे जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी चिंताओं का समाधान करें। एक गहरे राजनीतिक संवाद की जरूरत है शायद। बिल्कुल, बिना उसके ये मुश्किल है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वहां भी राज्य का दर्जा जो बहाल होना है, उसमें देरी को लेके असंतोष है। हाँ, वहां भी ये भावना है। विश्लेषण में जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता काफी संयम से अपनी मांगे रख रहे हैं केंद्र के सामने। जी। और विश्लेषण एक तरह से ये सलाह देता है कि केंद्र को इन मुख्यधारा के नेताओं पर भरोसा दिखाना चाहिए, खासकर अब जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान फिर से घाटी में आतंकवाद को हवा देने की कोशिश कर सकता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी किसी आशंका का जिक्र है? हाँ, विश्लेषण में इस तरह का जिक्र है जो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाता है, और ऐसे में स्थानीय नेतृत्व का साथ होना और भी जरूरी हो जाता है। सही बात है। चलिए अब नागालैंड चलते हैं। 2015 का फ्रेमवर्क समझौता, बड़ी उम्मीदें जगी थीं कि दशकों पुराना नागा मुद्दा सुलझ जाएगा। हाँ, उम्मीदें बहुत थी। लेकिन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट जो है, वो अलग नागा झंडे और अलग संविधान पर अड़ा हुआ है और मामला वहीं उलझ जाता है। जी, ये 2 मुख्य बिंदु हैं जहां बात अटकी हुई है। विश्लेषण ये भी बताता है कि जब RN रवि राज्यपाल थे 2019 में, तो उन्होंने काफी कोशिश की थी समाधान की दिशा में। हाँ, वो काफी सक्रिय थे। जी, लेकिन उनका रवैया थोड़ा सख्त माना गया, जिसका विरोध भी हुआ, और फिर 2021 में उनका तबादला तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ दिखता है कि समाधान कितना करीब लगता है कभी-कभी, और फिर भी इन कुछ मुद्दों पर सहमति न बनने से दूर रह जाता है। ये सिर्फ झंडे या संविधान का प्रतीकवाद नहीं है शायद। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये नागा पहचान, उनकी स्वायत्तता की जो आकांक्षाएं हैं, उनसे जुड़ा मामला है। और आखिर में मिजोरम, यहाँ की चुनौती थोड़ी अलग।
है। ये म्यांमार से आए शरणार्थियों से जुड़ी है। जी, चिन शरणार्थियों का मुद्दा। हाँ, केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन मिजोरम सरकार ने, जैसा विश्लेषण कहता है, 2021 से अब तक करीब 30,000 चिन शरणार्थियों को पनाह दी हुई है, जातीय संबंधों और मानवीय आधार पर। जी, ये केंद्र और राज्य के बीच एक तनाव का बिंदु है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का केंद्र का फैसला। उसका भी विरोध हो रहा है। हाँ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तीनों राज्यों के कुछ आदिवासी समूह इसका विरोध कर रहे हैं। कारण, एक तो सीमा पार उनके रिश्ते हैं, जातीय, पारिवारिक, और दूसरा, जैसा विश्लेषण इशारा करता है, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस खुली सीमा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रग्स तस्करी वगैरह के लिए। तो वो भी विरोध कर रहे हैं। ये स्थिति को और जटिल बनाता है। तो अगर हम इन सभी राज्यों की चुनौतियों को एक साथ देखें, लद्दाख, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि कई सीमावर्ती राज्य इस वक्त शांतिपूर्ण स्थिति में नहीं है, एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। और विश्लेषण ये चेतावनी भी देता है कि हमारे पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान, वो इन अस्थिर स्थितियों का, इन अशांत पानी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी कुछ पुराने मुद्दे सिर उठा सकते हैं। ऐसी आशंका जताई गई है। तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक लगती है। विश्लेषण में वो मैकबेथ के नाटक का उदाहरण है ना। हाँ, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल्स। हाँ जी, मानो कोई जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहा हो। ये थोड़ी नाटकीय उपमा है, पर यह बताती है कि इन सीमावर्ती इलाकों में जो नई दरारें दिख रही हैं, नई चुनौतियां उभर रही हैं, उनको देखते हुए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति, अपनी सीमा प्रबंधन नीति पर गंभीरता से फिर से सोचने की जरूरत है। एक ज्यादा एकीकृत, ज्यादा संवेदनशील नजरिए की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने द पिंच केस विश्लेषण के आधार पर देखा कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में पहचान का मुद्दा है, स्वायत्तता का है, सुरक्षा, शासन और बाहरी ताकतों का प्रभाव, इन सब का एक कितना जटिल जाल बुना हुआ है। जी। ये इलाके सामरिक रूप से तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन बहुत संवेदनशील भी हैं। लद्दाख की मांगें, मणिपुर का संघर्ष, जम्मू कश्मीर का इंतजार, नागालैंड शांति प्रक्रिया की अड़चनें, मिजोरम का शरणार्थी संकट, ये सब एक बड़ी जटिल पहेली के हिस्से हैं। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा करता है। सवाल ये कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं हैं, विकास की, स्वायत्तता की, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं, उनके बीच एक सही, एक टिकाऊ, एक न्यायपूर्ण संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? खासकर तब जब बाहरी ताकतें लगातार हालात बिगाड़ने की कोशिश में लगी हों। जी हाँ, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर लगातार सोचना, मंथन करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक सुरक्षा, शासन प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ तक कि विदेश नीति के भी पहलू उसमें जुड़े हैं। हमने कोशिश की है कि द प्रिंट के विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखें, ताकि आपको एक गहरी और संतुलित समझ मिल सके, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काम आ सकती है। जी, उम्मीद है ये उपयोगी रही होगी। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही विषयों पर हमारी गहन चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।